नमस्कार। आज हम बात करते हैं राजनीतिक शुचिता, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक के बीच में हम पाते हैं कि पूरे विश्व की राजनीति को एक निश्चित दिशा प्रदान करने वाला देश अगर कोई रहा है तो अमेरिका रहा है। चाहे गल्फ वार जो 1989 में हुआ था, जिसमें कुवैत जैसे छोटे देश को इराक ने ग्रैब कर लिया था, कहा हम ज़्यादा मजबूत हैं इसलिए हम तुम्हारे ऊपर कब्जा करेंगे। लेकिन तब भी हम पाते हैं कि 190 देशों में से मुश्किल से आधे दर्जन देश इनके पक्ष में खड़े हुए और प्रैक्टिकली इफ़ेक्टिवली तो सिर्फ एक देश अमेरिका ही सामने आया। बाकी सब ने मौन समर्थन या सैद्धांतिक समर्थन दिया। उस वक्त हमें याद है कि हिंदुस्तान के आर्मी पर्सनल्स टेलीविज़न पे इंटरव्यू दे रहे थे कि इराक की आर्मी को तो भारतीय सेना ने ट्रेंड किया है और वो अपराजेय है और अमेरिकन्स को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन 13 दिन के अंदर अंदर उनके कुछ मैरीन कमांडोज़ ने 2.5 लाख की आर्मी को जब समर्पण कराया तो पता चला कि कैसी शानदार ट्रेनिंग हमने उनको दी थी। एनीवे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये सोचना कि गलत को गलत हम न कह के बहुत बड़ा राजनीतिक तीर मार रहे हैं, ये अपने आप में घृणास्पद है। जब चीन ने तिब्बत को लिया तब भी हम चीन की सेना को चावल सप्लाई कर रहे थे बजाय उसका विरोध करने के। जब पाकिस्तान ने पूरे बलूचिस्तान को हड़प लिया तो हमारे कान पे जू भी नहीं रेंगी। ये हमारी कायरता दिखाती है और ये नैतिकता तो बिल्कुल नहीं दिखाती। जबकि 1962 में जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया और एक निर्णयात्मक पराजय दी तो उस वक्त हमारी मदद भी किसने किया? उसी देश ने जिसने सबकी मदद की थी, वही अमेरिका। हालांकि हम लोग सोवियत कैंप में थे लेकिन सोवियत संघ नहीं आया बचाने। तब अमेरिका ने धमकी दिया चीन को। अदरवाइज इंडियन गवर्नमेंट ने तो आसाम की गवर्नमेंट को कहा कि इवैक्यूएट कर दो वहाँ से। आसामी आज भी बोलते हैं कि हमें छोड़ के भाग गए थे आप लोग। हालांकि चाइनीज़ गवर्नमेंट, सारी चाइनीज़ आर्मी आसाम तक पहुँची नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश के पहले ही युद्ध विराम हो गया था। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी कि कलकत्ता तक ढहने वाला था और बचाने वाला अमेरिका। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजधानी का काम ईरान कर रहा है कि हमारे पास का समुद्र है तो हम या तो आपको जहाज़ नष्ट करेंगे, नहीं तो आपसे राजधानी करेंगे, आपसे टोल वसूलेंगे। अब अगर ऐसा टोल वसूलने लग जाए तो हिंदुस्तान भी अंडमान निकोबार पे लेके बैठ जाए टोल, उधर जिब्राल्टर पे, उधर सिंगापुर अपने यहाँ लगा के बैठ जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पॉसिबल ही नहीं रह जाएगा। तो पूरे देश में हम ये देख रहे हैं, पूरे विश्व में एकमात्र एक देश है जो गलत को गलत कहने का और साहस करके उसका विरोध करने की अगर हिम्मत उठा रहा है, बना रहा है, तो वो सिर्फ अमेरिका है, जिसको खुले तौर पे दुनिया के अधिकांश देश उनकी आलोचना करते रहते हैं। लेकिन अगर ये देश न हो तो फिर जिसकी भी लाठी उसकी भैंस। अगर अमेरिका न हो तो चीन हिंदुस्तान और आसपास के किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा, रूस पूरे यूरोप को खा जाएगा और लगभग यही कंडीशन हर जगह हो जाएगी। तो कम से कम एक जैसे जंगल में एक शेर होता है, ठीक वैसे ही एक शेर के रूप में अमेरिका की स्थिति रही है। हमें चाहिए, अभी हाल में एक चीज़ और देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि रूस यूक्रेन वार में इंडियन आर्मी के जो वेटर्न ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो आके बड़े ही शान से ये बता रहे थे कि 4 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन ढह जाएगा, 7 दिन के अंदर अंदर रूस पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। आपको याद होगा कि लगातार आ रहे थे। और वो लोग आज उनसे पूछें कि आपने इतने दिन आर्मी में सर्विस किया,
और आपका असेसमेंट इतना गलत है कि जिसको आप बोल रहे हो 4 दिन में घुटने टेक देगा, वो लगभग 4.5 साल से लड़ रहा है और अभी तक घुटने नहीं टेका। अगर इतने दिन आर्मी की सर्विस करने के बाद आपकी काबिलियत ये है कि आपका जो असेसमेंट है इतना ब्लंडर है, इतना ख़राब है, तो फिर हम क्या समझ सकते हैं कि किसी बड़े युद्ध में आप एक गलत ही असेसमेंट करेंगे और एक नकारात्मक परिणाम की ओर खींचेंगे देश को। खैर, ये अच्छा है, देश किसी युद्ध में नहीं फंसा है, लेकिन अगर फंसे तो ऐसे महानुभाव जो कि हमें बता रहे हैं, जिनका अंदाज़ा है कि 4 दिन में या 7 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, और युद्ध खत्म नहीं हो रहा है 5-5 साल तक, तो ये एक गड़बड़ है। थैंक यू।